चलिए 26 का दूसरा पार्ट पढ़िए श्रुति, एक्सप्लेन। Explain the principle and working of a cyclotron with the help of a schematic diagram. Write the expression for cyclotron frequency. देखिए वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन हटा है डायग्राम के साथ, बट उसकी प्रिंसिपल फ्रीक्वेंसी वगैरह आ सकती है, और मैंने जब आपको मेन चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने करवाया था। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मत छोड़िए, ठीक ना। क्वेश्चन इस पर कहीं से भी आ सकता है, तो देखते हैं इसका वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन। चलिए पढ़िए, द साइक्लोट्रॉन। The cyclotron devised by Lorentz and Livingston is a device for accelerating ions to high speed by the repeated application of accelerating potentials. Principle: the positive ions produced from a source are accelerated. Due to the presence of perpendicular magnitude field, the ion will move in a circular path. The phenomenon is continued till the ion reaches at the periphery, where an auxiliary negative electrode deflecting plate deflects the accelerated ion on the target to be bombarded. ठीक है, देखिए तो एक Expression एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल एक्ट किया करता है, उसके बीच में दो डीज रहा करती हैं, और दो डीज के बीच में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, और आर एफ ऑसिलेटर की वजह से, रेडियो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर से हम इनकी पोलरिटी बदलते जाते हैं, कभी प्लस कभी माइनस, कभी प्लस कभी माइनस, ठीक है। ये रहती हैं, पोलरिटी बदलती रहती हैं। जब इसको एक्सेलेट करके हम ऑप्टिमम रेडियस तक गेन कर लेते हैं, तो हम इसको बाहर विंडो खोल करके पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को बाहर की तरफ फेंक देते हैं। अब एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी इंपॉर्टेंट होता है, पढ़िए बेटा। expression for kinetic energy attained. R be the radius of the path and V max be the velocity of the ion when it leaves the periphery, then V max is equal to Q B R by M. The kinetic तो energy of the ion when मैक्सिमम जो स्पीड निकलती है बच्चों यहाँ से पार्टिकल की, है ना, वो निकलती है वी मैक्स इक्वल टू क्यू बी आर अपॉन एम। क्यू बी आर अपॉन एम क्यों निकलती है बच्चों? देखिए सेंट्रिपिटल फोर्स जो होता है वो क्यू भी प्रोवाइड करता है, तो क्यू भी साइन 90 हो जाता है इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो v से v कैंसिल हो गया, तो r इक्वल टू यहाँ से यदि v निकालोगे आप, v को अलग कर लो, तो क्यू बी इस हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर के रेडियस क्या हो जाएगी? कैपिटल आर। यहाँ तक जाकर के रेडियस हो जाएगी कैपिटल आर, तो स्मॉल आर बन जाएगा कैपिटल आर अपॉन एम। बोलो आया समझ में कि नहीं आया बच्चों? yes sir. ये वी मैक्स काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर, बच्चों वैल्यू पुट कर दो, ये आ जाएगी। सो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी व्हेन लीव्स फ्रॉम द apparatus। पढ़ो बेटा, द काइनेटिक एनर्जी। The kinetic energy of the ion when it leaves the apparatus is kinetic energy is equal to 1 by 2 mv max square is equal to q square b square r square upon 2m. When charged particle crosses the gap between d's, it gains kinetic energy is equal to qv. In one revolution, it crosses the gap twice. Therefore, if it completes n revolutions before emerging the d's, the kinetic energy gained is equal to 2nqv. Thus, kinetic energy is equal to q square b square r square upon 2m is equal to 2nqv. हाँ, तो Working. ये बच्चों काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर ये एक बार अगर आपका वी पोटेंशियल यहाँ पे लगा रहता है दोनों डीज के बीच में, तो क्यू चार्ज का अगर आपके पास कोई पार्टिकल है तो वी पोटेंशियल में जो एनर्जी गेन करेगा वो होगी क्यू वी। तो अगर 2n टाइम्स, अगर n चक्कर काटता है तो दो गैप रहते हैं, तो n चक्कर में 2n बार गैप मिलेगा, तो टोटल एनर्जी जो गेन करेगा दैट इज इक्वल टू 2n क्यू वी। और यहाँ आपने कंपेयर कर दिया। पढ़िए वर्किंग। Working. The principle of action of the apparatus is shown in figure. The positive ions produced from a source S at the center are accelerated by a D, which is at a negative potential at that moment. Due to the presence of perpendicular magnetic field, the ion will move पाथ in a circular path inside the Ds. The magnetic field and the frequency of the applied voltages are so chosen that as the ion comes out of a D, the Ds change their polarity, positive becoming negative and vice versa. And the ion is further accelerated and moves with higher velocity along a circular path of greater radius. The phenomenon is continued till the ion reaches at the periphery of the Ds, where an auxiliary negative electrode deflecting plate deflects the accelerated ion on the target to be bombarded. The function of electric field is to accelerate the charged particle and so to impart energy to the charged particle. The function of magnetic field is to provide circular path to charged particle and so to provide the location where
charged particle is capable of gaining energy from electric field. Expression for period of revolution and frequency. Suppose the positive ion with charge q moves in a d with velocity v, then qvb is equal to mv square upon r, or r is equal to mv by qv, where m is the mass and r the radius of the path of ion in the d, and v is the strength of the magnetic field. The angular velocity omega of the ion is given by omega is equal to v by r is equal to qv upon m ठीक है, from v की equation वैल्यू रख 1. दो v बाई आर, तो यहाँ से v की वैल्यू रख दोगे तो क्यू आर बी अपॉन एम था, बी क्यू था, तो यदि आप इसको डिवाइड कर दोगे तो अपना आ जाएगा अपने पास v बाई आर। तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आई थी, क्यू बी आर अपॉन एम, तो r से r कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा क्यू बी अपॉन एम। नाउ टाइम पीरियड, ओके, The तो time सेमी, taken हाँ पढ़ो बेटा। The time taken by the ion in describing a semicircle, that is in turning through an angle pi, is t is equal to pi by omega is equal to pi m by bq. ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए ओमेगा की, तो पाई एम बाई बी क्यू, पढ़िए 10। Thus, the time is independent of the speed of the ion. That is, although the speed of the ion goes on increasing with increase in the radius from equation 1 when it moves from one d to the other, yet it takes the same time in each d. क्योंकि टाइम पीरियड जो है रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना, और ना स्पीड पे डिपेंड कर रहा है, मतलब हर बार जो होगा टाइम सेम लेगा, है ना। व्हेन इट मूव्स फ्रॉम Yes. वन डी टू अनदर डी, हर बार टाइम सेम लेगा, टाइम टेक इन ईच डीज। फ्रॉम इक्वेशन 3, From equation 3, it is clear that for a particular ion, m by q being known, can be calculated for producing resonance with a high frequency alternating potential. so thus it is clear from particular ion m upon q being known, b can be calculated producing रेजोनेंस विद द हाई फ्रिक्वेंसी ऑल्टरनेटिंग पोटेंशियल। बताइए बच्चों, यहाँ पर कोई अच्छे से एक बार देख लो, फिर से पूरा देख लो, कोई डाउट आपको साइक्लोट्रॉन में? ये फर्स्ट स्लाइड है, बताइए कोई डाउट कहीं पर, कहीं कोई लाइन में प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए। No, sir, no doubt. No, sir. ओके, नेक्स्ट लाइंस। No, sir. ओके, और ये लास्ट का है। No, sir, no doubt. चलिए ये फिनिश, देख लीजिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना यहाँ तक? No, sir. ओके चलिए, तो ये रहा आपका साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन की वर्किंग वगैरह हट गई सिलेबस से, ओके, बट इसका कंसेप्ट पूछा जा सकता है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार मैंने बताया भी है। क्वेश्चन नंबर 27, श्रुति पढ़िए क्वेश्चन नंबर 27। 3 light rays, red, green, and blue, are incident on a right angle prism ABC at face AB. The refractive indices of the material of the prism for red, green, and blue wavelengths are 1.39, 1.44, and 1.47 respectively. Out of the three, which color ray will emerge out of face AC? Justify your answer. Trace the path of these rays after passing through face AB. हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बेटा, पहली चीज़ तो ये परपेंडिकुलर आई है, तो ये लाइट यहाँ पे जाएगी, परपेंडिकुलर जाएगी, बिल्कुल चेंज नहीं होगी, क्योंकि रिफ्रैक्शन परपेंडिकुलर में नहीं होता है, ठीक है ना। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो है ये एंगल जो है, अब यहाँ पर इस पॉइंट पर इसका नॉर्मल बनाइए, तो इस पॉइंट पर जो है इसका नॉर्मल बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, इस पॉइंट पर इसका नॉर्मल जो है ये कुछ ऐसा बनेगा, इस पॉइंट पर इसका नॉर्मल जो है ये कुछ ऐसा बनेगा। बोलो यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब ये लाइट आ गई हमारे पास, ठीक। अब यदि ये 45 डिग्री है, ये अपने पास 90 डिग्री है, अब तीनों एंगल देखिए, तीनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए गए हैं। अब ये तीनों एंगल जो है आप फाइंड करने की कोशिश कीजिए। चलिए देखते हैं कैसे होगा ये एंगल कितना होगा। किसी भी पोजीशन को आप ले सकते हो, ले लो, और ये वाला एंगल आप निकालने की कोशिश करो कि इनका इंसिडेंस एंगल कितना है। 45 डिग्री है, साफ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, बताओ। Yes, sir. Yes, sir. एक मिनट बेटा, एक मिनट, हाँ ठीक है।
तो ये जो एंगल बन रहा है बेटा, ये वाला एंगल इसका ऊपर वाला 45 डिग्री है, क्योंकि देखो ये जो लाइन है ये तीनों की तीनों पैरेलल हैं और ये एक बन गया ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल भी 45 है। बोलो यस। Yes, sir. ये एंगल भी 45 होगा, ये एंगल भी 45 होगा, इसका मतलब ये जो एंगल बन रहा है ये ऊपर वाला 45 होगा। ठीक है, ठीक सर। ठीक है ठीक सर। है। अच्छा, जब ये एंगल 45 होगा तो इसे भी कितना होना पड़ेगा बच्चों? 45। 45. Yes. 45। हाँ, क्योंकि भाई ये तो नॉर्मल है ना, ये सरफेस पे ये तो नॉर्मल है, मतलब टोटल 90 Yes, था, sir. 90 में आधा 45 निकल गया, तो ये भी कितना हो 45, मतलब तीनों इंसिडेंस एंगल कितने के हैं? 45 के हैं। बोलो यस। Yes, sir. यस सर। चलिए, अच्छी बात है। अब 45 डिग्री इंसिडेंस एंगल है, अब कह रहा है कि 1.39 जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए गए हैं फॉर द प्रिज्म ऑफ रेड कलर के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है वो है 1.39, इसके लिए दिया गया है 1.44 और इसके लिए दिया गया 1.47। ठीक है ना, तीनों के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके दिए गए हैं। ब्लू वाले कलर के लिए कितना दिया गया है? फॉर रेड ग्रीन एंड ब्लू, मतलब रेड नहीं, ग्रीन एंड ब्लू। रेड वाले के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.39, जो ग्रीन कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 1.44 और ब्लू कलर के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 1.47। ठीक है बच्चों? ठीक सर। ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि इसका क्रिटिकल एंगल कितना होगा। क्रिटिकल एंगल वो होता है, क्रिटिकल एंगल निकालने का तरीका क्या होता है? क्रिटिकल एंगल इक्वल्स टू हुआ करता है म्यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन आई सी। होता है कि नहीं होता? यस सर। क्रिटिकल Yes, एंगल sir. निकालने के लिए हमको म्यू 1 अपॉन साइन आई सी करना पड़ता है। अब यदि हम तीनों का क्रिटिकल एंगल अलग अलग निकालना पड़ेगा हमें। चलिए देखिए, यस, तो प्रोड्यूसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर एसी, एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर एसी, तीनों के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है। बोलो बच्चों यस। यस Yes, सर। sir. ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 45 डिग्री के लिए, अगर 45 डिग्री के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस वो होता है जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है वो 90 डिग्री होता है। तो अगर हम ये कहते हैं कि अगर क्रिटिकल एंगल हमारा 45 डिग्री है, अगर हम ये मानते हैं थोड़ी देर के लिए कि क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री है, तो उस समय हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बनेगा? तो म्यू इक्वल टू होगा 1 अपॉन साइन आई सी, मतलब म्यू इक्वल टू 1 अपॉन साइन 45, यानी 1/1 अपॉन √2, मतलब पलट करके आएगा तो √2। बोलो यस और नो बच्चों। यस Yes, sir. मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द क्रिटिकल एंगल 45 है वो है √2, मतलब 1.414। क्लियर? Clear, sir. 1.414 हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो तय सर हमने होगा। अज्यूम कर लिया कि हमारा क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री है। हाँ, अभी हमने मान करके चला है कि यदि मान लो हमारा 45 डिग्री क्रिटिकल एंगल होता, ठीक है ना, तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता? ठीक है। ओके ओके सर। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.414 से ज्यादा हो रहा है, बेटा ये समझो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.414 से क्या हो रहा है? ज्यादा। ज्यादा। इसका मतलब म्यू क्या होगा? डिक्रीज होगा। यस सर। सॉरी, म्यू डिक्रीज नहीं होगा, उसके लिए एंगल को क्या होना पड़ेगा? हाँ। डिक्रीज होना पड़ेगा। यस सर। समझ में आया ना यस सर। भाई? म्यू इज इक्वल्स टू अपने पास आ गया है 1 अपॉन साइन 45। आप ये देखिए, म्यू जितना कम होगा, ये एंगल जितना कम होगा, म्यू उतना हाई होगा। यस और नो? यस सर। यस सर। क्योंकि 0 से लेकर के 90 डिग्री तक साइन की वैल्यू बढ़ती ही बढ़ती है। तो अगर आपको म्यू की वैल्यू बढ़ानी है तो इसकी वैल्यू आपको डिक्रीज करनी पड़ेगी। यस सर। क्लियर हुआ?
Yes, sir. और Yes. 45 डिग्री के लिए आपके पास क्रिटिकल एंगल सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ रहा, 1.414। अब आपके पास जो रेज हैं उनके जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिए गए हैं क्वेश्चन में, जो रेज के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिए गए हैं वो दिए गए हैं 1.39, 1.44, 1.47। मैं लिख देता हूँ, एक दिया गया है नीचे वाले का 1.39, 1.4 कितना 1.44 और 1.47, ठीक है ना। अब ठीक है देखिए, सर। अब देखिए 1.441 जो है हमारा एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.41। ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम का है, ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमारा ज़्यादा का है, और ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हमारा ज़्यादा का है कि नहीं है बताओ। Yes, Yes, sir. बेटा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा जाएगा उसके लिए क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री से क्या होगा, कम होगा कि नहीं होगा। Yes, sir. Sir. जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा आएगा उसका क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री से क्या होगा, Come. कम होगा। बट ये रेस तो 45 में आ रही है, तो देखो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये वाला और ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1.41 से ज़्यादा है, बोलिए यस। Yes, sir. मतलब इनके लिए जो क्रिटिकल एंगल होगा वो 45 डिग्री से कम का होगा ना। Yes, sir. और ये इंसिडेंट Yes, कितने sir. पे हो रही है, 45 पे। इंसिडेंट Yes, ये sir. कितने पे हो रही है, 45 पे। मतलब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पे इंसिडेंट हो रही है कि कम पे। तो उतने पे ज़्यादा पे। ज्यादा ही पे तो हो रही है ना बेटा। सर मैं कंफ्यूज हो गई सर, एक बार चलो फिर से देखो, बताइए। चलो हमने रेफरेंस मान करके चला 1/40 साइन 45 को, बोलो हाँ है ना। हाँ सर। साइन 45 के लिए इंसिडेंस अगर 45 डिग्री पे अगर वो हो रहा है, क्रिटिकल हो रहा है, तो उसके लिए हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बन रहा है वो क्या बन रहा है बेटा, √2 यानी 2, √2 बन रहा है Yes. यानी 1.41। बोलो यस और नो। यस सर। अब यदि आपके पास कह रहा है कि किसी रेज का म्यू ज़्यादा आ रहा है, बोलो यस और नो। यस सर। अगर किसी का म्यू ज़्यादा है तो उसके लिए क्रिटिकल एंगल क्या होगा, कम होगा कि ज़्यादा होगा, कम होगा सर। कम होगा। अब ये देखिए उसके लिए क्रिटिकल एंगल कम होगा। अब इसका म्यू ज़्यादा है और इसका म्यू ज़्यादा है, बोलो यस और नो। यस सर। तो इनके लिए क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री से कम होगा कि ज़्यादा होगा, कम होगा सर। कम होगा। बट ये आ कितने पे रही हैं, 45 पे। तो मतलब इनका इंसिडेंस एंगल 45 है और इनका क्रिटिकल एंगल 45 से कम है। ओके सर। हाँ सर। तो इसका मतलब ये टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड हो जाएंगी कि नहीं हो पाएंगी। हाँ सर हो जाएंगे। हाँ, तो मतलब ये रे और ये रे जो होंगी टोटली इंटरली, सो द रे विल बी ट्रांसमिटेड थ्रू फेस AC इफ I इज लेस देन IC, इफ I इज लेस देन IC। तो याद रखना इस केस में I अगर IC से लेस है, समझ गए ना। सो द Yes, sir. रे विल बी ट्रांसमिटेड थ्रू फेस AC, ये ट्रांसमिट हो जाएगी, सीधे निकल जाएगी। I लेस देन IC, दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड फॉर द रेड कलर। मतलब रेड कलर की जो वेव होगी वो नॉर्मल रिफ्लेक्शन झेल करके आगे चली जाएगी और बाकी की ये जो दो रेज हैं उनका टोटली इंटरनली रिफ्लेक्शन हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर है सर। Clear, बन sir. जाएगा। बन जाएगा Yes, सर। sir. हाँ, तो बस बच्चों आप ये देखना, इंसिडेंस एंगल मत देखना कि इंसिडेंस एंगल से ज़्यादा कौन है, आप म्यू के मामले में देखना कि आपका कितना आया था 1.41। बोलो यस। Yes, Yes, sir. sir. तो आप देखना आपके पास 3 रहेंगे तो आप ये देखना कि 1.41 से ज़्यादा कौन है, समझ गए ना। तो 1.41 से जो ज़्यादा होगा उनका क्रिटिकल एंगल कम बनेगा। तो 1.41 से 2 ही ज़्यादा है, एक ये वाला और एक ये वाला। डन। डन सर। Done, sir. हाँ, तो ये जो है ये बाहर की ओर निकल आएंगी रेज, है ना। और जो कम वाला होगा बेटा वो अनडेविएटेड जो होगी वो सीधे नॉर्मल रिफ्लेक्शन होगा उसका। अभी आया समझ में, आ गया सर। आ गया ना। ये अच्छा क्वेश्चन है, कर लीजिएगा एक बार, है काफ़ी कंफ्यूजन के बाद आपको आ Yes. गया होगा समझ में। चलिए जी, अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। यस सर। चलो क्वेश्चन पढ़ो श्रुति। डिराइव Derive an expression for the average power consumed in a series LCR circuit connected to an AC source in which the phase difference between the voltage and the current in the circuit is phi. फाइव। क्या प्रूफ करना है बेटा, एवरेज पावर जिसका फॉर्मूला PAV इक्वल टू VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाइव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन Yes, पढ़िए। sir. डिफाइन Define the quality factor in an AC circuit. Why should the quality factor have high value in receiving circuits?
Name the factors on which it depends. चलिए, तो अपन को दूसरा बताना है क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है? एक्सएल बाई आर और एक्स सी बाई आर, दो हुआ करते हैं, एक्सएल बाई आर और एक्स सी बाई आर। इनको क्यू फैक्टर बोलते हैं, तो हमको क्यू फैक्टर भी बताना है। चलिए करते हैं सोल्यूशन इसका। ओके, यहाँ से एरिना स्टार्ट कीजिए। इन सीरीज एलसीआर सर्किट, In series LCR circuit, voltage V is equal to V naught sine omega t. Current in circuit I is equal to I naught sine omega t plus phi. Instantaneous power P is equal to VI is equal to V naught I naught sine omega t into sine omega t plus phi is equal to half V naught I naught 2 sine omega t plus phi is equal to half V naught I naught cos phi minus cos 2 omega t plus हाँ phi. बच्चों, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करें हैं, 2 का डिवाइड करें हैं, तो फॉर्मूला बन जाएगा 2 साइन ए साइन बी इक्वल टू हो जाएगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ओके, Okay, sir. Okay, ये sir. फॉर्मूला बन गया, इसको सॉल्व कर दिया। अब बच्चों ये जो टर्म होता है कॉस 2 ओमेगा टी, एवरेज वैल्यू इसकी 0 से टाइम टी में इसकी एवरेज वैल्यू 0 होती है। कॉस का टर्म हो या साइन का टर्म हो, है ना, इसमें टी लगा हुआ है तो इसकी एवरेज वैल्यू 0 होती है। पढ़ो बेटा, द एवरेज वैल्यू, Average value of cos 2 omega t plus phi over a complete cycle is 0. That is, cos 2 omega t plus phi is equal to 0. Therefore, average power over a complete cycle P average is equal to half V naught I naught cos phi is equal to V naught by under root 2 into I naught by under root 2 cos phi. P average is equal to VRMS into IRMS cos phi. ये हो गया अपने Quality पास एवरेज पावर का। कोई दिक्कत बच्चों बताइए इसमें, एक्सप्रेशन में कोई दिक्कत कहीं पर? No, sir. श्रुति, No, sir, no doubt. चलिए अब देखते हैं क्वालिटी फैक्टर। तो मैंने बताया था आपको कि क्वालिटी फैक्टर जो हुआ करता है वो होता है क्वालिटी फैक्टर इक्वल टू होता है एक्सएल बाई आर। तो एक्सएल इक्वल टू ओमेगा किस समय? रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पे, तो ओमेगा एल अपॉन आर। तो आई का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, आई का मल्टीप्लाई नीचे कर दो। ओके, तो क्यों आई का मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं थी, बाद में तो वही कर दिया। तो देखिए बेटा, यहाँ पे आ गया ओमेगा आर और ब्रैकेट में एल बाई आर, ये होता है क्वालिटी फैक्टर। और ये जो होता है ओमेगा आर क्या होता है? 1 अपॉन एल सी अंडर रूड एल बाई आर रहेगा, कट गए, 1 अपॉन आर अंडर रूड एल बाई सी। और ग्राफिकली यदि बात की जाए तो क्वालिटी फैक्टर क्या होता है? क्वालिटी फैक्टर इक्वल टू रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पर यूनिट बैंडविड्थ। ये होती, नीचे वाली होती बैंडविड्थ और ऊपर होती रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। पढ़िए बेटा क्वालिटी फैक्टर। Quality factor Q. In series LCR circuit, the ratio of the voltage drop across the inductor or capacitor to the voltage drop across resistor under resonance condition is called the quality factor. Q is equal to omega R Li upon Ri is equal to omega R into L by R is equal to 1 by under root LC into L by R. Q is equal to 1 by R into under root L by C. Also, Q is equal to omega R upon omega 2 minus omega 1, where omega 2 minus omega 1 is equal to bandwidth of resonant curve. Smaller is the bandwidth, larger is the quality factor and selectively sharpness of resonance of the circuit. That is why in receiving circuits, quality factor must be high. The quality factor depends on the values of resistance, inductance, and capacitance of the conductor. Circuit. बताइए बच्चों, कोई दिक्कत इसमें? ये होती क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला वी एल अपॉन वी आर, इसको ऐसे भी कर सकते हो, और ये वी सी अपॉन वी आर, दोनों होते हैं फॉर्मूले। वी एल इक्वल टू होता आई इंटू एक्सएल, तो आई एक्सएल को खोल दिया तो ओमेगा आर एल इंटू आई बन गया, और नीचे वी आई। देखिए आराम से, बताइए कोई दिक्कत हो तो। नहीं सर, ठीक है। ओके, Yes, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका पहला पार्ट हो गया। क्वालिटी फैक्टर किस पे डिपेंड करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, डिराइव। Derive the relationship between the peak and the RMS value of circuit in an AC circuit. Describe briefly with the help of a label diagram working of a step-up transformer. A step-up transformer converts a low voltage into high voltage. Does it not violate the principle of conservation of energy? Explain. चलिए, तो ये दोनों क्वेश्चन है। इसमें पहले में आपको बताना है आरएमएस वैल्यू और पीक वैल्यू में रिलेशन क्या होता है। रिलेशन वी आर एम एस इक्वल टू वी नॉट बाई रूट 2, ये रिलेशन हुआ करता है। पहले में ये बताना है, दूसरे में स्टेप अप ट्रांसफार्मर एक्सप्लेन करना है। चलिए करते हैं जी।
पढ़िए बेटा रिलेशनशिप. Relationship between peak and RMS value of current. Current I is equal to I naught sine omega t. I square is equal to I naught square sine square omega t. Mean square current over full cycle I square mean is equal to I naught square into sine square omega t mean. Mean value of sine square omega t over full cycle is half. That is sine square omega t mean is equal to integration of sine square omega t dt from 0 to 2 t by integration of dt from 0 to t is equal to half. I square mean is equal to I naught square into 1 by 2. हाँ, Therefore, क्योंकि बच्चों देखो इसकी यहाँ पे ये वैल्यू थी आई स्क्वायर मीन, तो इसकी 1 साइकिल में वैल्यू आ चुकी है 1/2. साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन 0 से लेके कैपिटल टी में 1/2 आता है. एवरेज वैल्यू इसकी आ गई 1/2. तो ये कितना आ जाएगा आई नॉट स्क्वायर बाई 2, आई नॉट स्क्वायर इंटू 1/2. तो रूट मीन स्क्वायर करंट इक्वल टू इस अंडर रूट ले लीजिए, तो ये आ जाएगा अंडर रूट I0/2 दैट इज इक्वल टू 0.7 I0. दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन. बोलो बच्चों डन. done sir. क्लियर है श्रुति? यस सर. सर ये मीन वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी 0 होती है? नहीं बेटा, साइन स्क्वायर, हाँ साइन ओमेगा टी की 0 होती है, बट साइन स्क्वायर ओमेगा टी की 1/2 होती है मीन वैल्यू. ओके सर, ओके सर. समझ गया ना. एक साइकिल में अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है, चाहे वो साइन का हो या कॉस का हो, अगर उसमें केवल टाइम की पावर 1 है, ओमेगा टी है, और स्क्वायर स्क्वायर नहीं लगा, तो इसकी वैल्यू 0 होगी. चाहे वो 2 ओमेगा टी हो या साइन ओमेगा टी हो. आपको पता होगा ना एक साइकिल में साइन का ग्राफ का एरिया कितना होता है? 0. जितना पॉजिटिव हाँ, एरिया उतना नेगेटिव एरिया. यस और नो? यस सर. तो एरिया क्या देता है? एवरेज वैल्यू ही तो देता है, तो इसलिए इसकी वैल्यू 0 होती है. ठीक है ना. यस सर. बट साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू होती है बेटा 1/2. करके देख लो इंटीग्रेशन 0 से लेके टी में, इसका इंटीग्रेशन अपॉन दिस करोगे तो 1/2 आएगा. ठीक है सर. चलिए अब पढ़िए ट्रांसफॉर्मर. पढ़ो यानी. Transformer. Transformer is a device by which an alternating voltage may be decreased or increased. This is based on the principle of mutual induction. ठीक. Step of transformer. It transforms the alternating low voltage to alternating high voltage, and in this the number of turns in secondary coil is more than that in primary coil. That is, Ns is greater than Np. Working. When alternating current source is connected to the end of primary coil, the current changes continuously in the primary coil, due to which the magnetic flux linked with the secondary coil changes continuously. Therefore, the alternating EMF of same frequency is developed across the secondary. Let Np be the number of turns in primary coil, Ns the number of turns in secondary coil, and phi the magnetic flux linked with each turn. We assume that there is no leakage of flux, so that the flux linked with each turn of primary coil and secondary coil is the same. According to Faraday's law, the EMF induced in the primary coil, epsilon p is equal to minus np del phi upon del t, and EMF induced in the secondary coil, epsilon s is equal to minus ns into del phi upon del t. From equations 1 and 2, we get epsilon s upon epsilon p is equal to ns upon np. If the resistance of primary coil is negligible, the EMF epsilon p is induced in the primary coil will be equal to the applied potential difference Vp across its end. Similarly, if the secondary circuit is open, then the potential difference Vs across its ends will be equal to the EMF epsilon s induced in it. Therefore, तो क्या रिलेशन आ गया बेटा? EMF in secondary coil upon EMF applied in primary coil, that is equal to number of turns in secondary coil divided by number of turns in primary coil. Okay, and this is equals to output voltage of secondary divided by voltage of primary. ठीक है ना. पढ़िए. Vs upon Vp is equal to epsilon s upon epsilon p is equal to ns upon np is equal to r, where r is equal to ns upon np is called the transformation ratio. If Ip and Is are instantaneous currents in primary and secondary coils and there is no loss of energy, then for about 100% efficiency, power in primary is equal to power in secondary. Vp-Ip is equal to Vs-Is. Is upon Ip is equal to Vp upon Vs is equal to Np upon Ns is equal to 1 by R. क्लियर हो गया? Yes, sir. स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर.
In step-up transformer, Ns is greater than Np, and Vs is greater than Vp. That is, step-up transformer increases the voltage. हाँ When output voltage increases, the output current automatically decreases to keep the power same. Thus, there is no violation of conservation of energy in a step-up transformer. ठीक है बच्चों, तो देखिए, देखो वी एस ग्रेटर देन वी पी है। अगर सेकेंडरी वोल्टेज आप प्राइमरी वोल्टेज से ज़्यादा लेते हो तो देखो सेकेंडरी करंट अपने आप कम हो जाएगी, आई एस लेस देन आई पी आ जाएगा। देन दैट टाइम आई एस इज़ लेस देन आई पी, मतलब वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट जो है वो कम हो जाएगी, बट पावर हमेशा सेम रहेगा। ठीक है ना, और पावर सेम है मतलब एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई होगा, एनर्जी कंजर्वेशन का कोई वॉयलेशन नहीं होगा। ठीक है, बोलो यस और नो। Yes, sir. कहीं पे कोई दिक्कत बच्चों एक बार बताइए, इसमें शुरुआत से देख लीजिए। सबसे पहले सर्किट डायग्राम बनाया, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल बताई, स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है उसकी वर्किंग बता दी, उसके बाद एन पी और एन एस का रेशियो निकाल दिया, ई पी अपॉन ई एस का। देन उसके बाद इसको वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया, फिर करंट से कनेक्ट कर दिया आइडियल केस लेकर के, और फिर स्टेप अप और स्टेप डाउन इन द टर्म्स ऑफ टर्म रेशियो या ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के टर्म में बात कर ली। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। ड्रॉ ए सर्किट डायग्राम टू स्टडी द इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एनपीएन ट्रांजिस्टर इन इट्स कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। ड्रॉ द टिपिकल इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। बच्चों सिलेबस से हट चुका है। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम द वर्किंग ऑफ द एनपीएन ट्रांजिस्टर एज एन कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। ये भी सिलेबस से हट चुका है, इसलिए इसको अपन नहीं पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, हाउ अ जेनर डायोड फैब्रिकेटेड सो एज टू मेक द स्पेशल पर्पस डायोड। ये था लास्ट ईयर, बट इस कोरोना टाइम में ये वाला हटा दिया गया, जेनर डायोड। ड्रॉ आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द जेनर डायोड एंड एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द ब्रेक डाउन वोल्टेज। सेकेंड, इसके बाद वाला, एक्सप्लेन ब्रीफली विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम हाउ अ पीएन जंक्शन डायोड वर्क एज हाफ वेव रेक्टिफायर। बच्चों श्योर फॉर एग्जाम ये क्वेश्चन पक्का आएगा एग्जाम में, रेक्टिफायर के बिना पेपर नहीं बनेगा इस बार का, देख लीजिएगा आप, क्योंकि चैप्टर में कुछ है ही नहीं इसके अलावा। तो ये देखिए पहला पार्ट तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया है। इसकी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक होती थी, अभी नहीं पढ़नी हम लोग को। एंड देन इसके बाद पेन पी एन ट्रांजिस्टर का सर्किट डायग्राम बनाया गया, इसकी वर्किंग बताई गई, इसको एक्सप्लेन किया गया है। देन इसके बाद ये आ जाता है जेनर डायोड, बट दिस इज ऑल्सो आउट ऑफ सिलेबस। सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रेकडाउन वोल्टेज, हाँ चलिए पढ़िए अरीना। फ्रॉम हाफ वेव रेक्टिफायर फ्रॉम हियर, पढ़िए द सर्किट Half डायग्राम। wave rectifier. The circuit diagram for junction diode as half wave rectifier is shown in the figure. Let during first half the cycle the secondary terminal S1 of the transformer be positive relative to S2. Then the junction diode is forward biased. Therefore, the current flows and its direction in load resistance RL is from A to B. In next half cycle, the terminal S1 is negative relative to S2. Then the diode is in reverse bias. Therefore, no current flows in diode, and hence there is no potential difference across load RL. Therefore, the output current in load flows only when S1 is positive relative to S2. That is, during first half cycles of input AC signal, there is a current in circuit and hence a potential difference across load RL, while no current flows for next half cycle. The direction of current is load is always from A to B. Thus, a single PN junction diode acts as a half wave rectifier. The input and output waveforms of half wave rectifier are shown in the given figure. डन, देख लीजिए इनपुट डायग्राम में दोनों वेव थी, बट फॉरवर्ड बाइस में एक्ट करेगा तो फॉरवर्ड बाइस की करंट को पास कर देगा, वोल्टेज इसमें दिखाई देगा। सेकंड में खल्लास, फिर पास कर देगा, फिर खल्लास। समझ में आया? Yes, sir. चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़िए बेटा, ट्रेस। श्रुति, Trace the rays of light showing the formation of an image due to a point object placed on the axis of a spherical surface separating the two media of refractive indices n1 and n2. Establish the relation between the distances of the object, the image, and the radius of curvature from the central point of the spherical surface. Hence, derive the expression of the lens maker's formula. चलिए अच्छी बात है।
इफेक्टिव इंडेक्स n1 एंड n2 रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कौन सी है? ट्रेस द राइट डायग्राम शो द फॉर्मेशन ऑफ ड्यू टू पॉइंट ऑब्जेक्ट एक्सेस ऑफ स्फेरिकल सरफेस। अब यार ये बताया नहीं कि कौन सी स्फेरिकल सरफेस, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस की कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस, ये तो बात बताई नहीं गई है ना। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, क्या दोनों सरफेस लेके करनी पड़ेगी? तो इसमें इन्होंने कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस ले ली है और इसके बाद इसको प्रूफ किया गया है लेंस मेकर्स फॉर्मूले को। चलो कोई बात नहीं, तो यहाँ पे वैसे लिखना तो चाहिए कि इनको कौन सी स्फेरिकल सरफेस है। कहीं पर लिखा है क्या? इमेज ड्यू टू पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस ऑन द एक्सेस ऑफ स्फेरिकल सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया n1 एंड n2 एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। हाँ वो तो ठीक है, एंड पेन से कुछ नहीं दिया गया है यहाँ पे। चलो खुद से ही करना पड़ेगा, मतलब कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस ले करके। चलिए करते हैं, पढ़िए। रिलेशन बिटवीन UV N1 and N2 for a spherical surface. Let SPS' be a spherical refracting surface which separates media 1 and media 2. Medium 1 is rare and medium 2 is denser. The refractive indices of media 1 and media 2 are N1 and N2 respectively. Let P be the pole and C the center of curvature and PC the principal axis of spherical refracting surface. चलिए देखिए बच्चों, ये देखिए ये अपने पास है पूरा का पूरा स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ना। यहाँ पर P इसका पोल है और ये पीछे की तरफ डेंसर मीडियम है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 ले लिया, जिसको मैंने आपको μ2 करवा के किया था, और इसको n1 ले लिया जिसको मैंने μ1 बताया था। बाकी पूरा डेरिवेशन याद कीजिए, 4-5 करे थे अपन लोगों ने। ये एंगल अल्फा होता है ऑब्जेक्ट का, ये एंगल बीटा होता है जो इमेज बनाती है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर का एंगल गामा हुआ करता है। पढ़िए, O इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट। O is a point object on the principal axis. An incident ray OA after refraction at A on the spherical surface bends towards the normal CAN and moves along AB. Another incident ray OP falls on the surface normally and hence passes undeviated after refraction. These two rays, when produced backward, meet at point first on principal axis. पॉइंट आई Point I. Okay, sorry, sir. Thus, I is the virtual image of O. सही बात है। Let the angle of incidence of ray OA be I and angle of refraction be R. That is, angle OAC is equal to I and angle NAB is equal to R. Let angle AOP is equal to alpha, angle AIP is equal to beta, and angle ACP is equal to gamma. In triangle OAC, gamma is equal to alpha plus I, or I is equal to gamma minus alpha. In triangle AIC, gamma is equal to beta plus R, or R is equal to gamma minus beta. चलिए देख लीजिए सारे के सारे एंगल, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल इमेज का एंगल बीटा है, और यहाँ पर जो लाइट रे नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है, ये एंगल कितना है? ये एंगल आपके पास है आई। ओके, और लाइट रे जो है रिफ्लेक्टेड रे के साथ जो एंगल बनाएगी वो एंगल कौन सा होगा? ये नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ ये वाला एंगल जो बन रहा है आर है। ओके, और अगर आप इसी को पीछे की तरफ आप बढ़ाएंगे तो ये वाला जो एंगल है, ये रिफ्लेक्टेड रे इधर पे आ रही है, ये नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टेड रे का, तो ये वाला एंगल भी क्या काउंट होगा? आर ही काउंट होगा। ओके, चलिए अब इसके बाद एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लग गई है। तो गामा जो है वो किसका किसका है? अल्फ़ा का और आई का। तो गामा एक्सटीरियर है तो गामा इक्वल टू अल्फ़ा प्लस आई, यानी आई इक्वल टू गामा माइनस अल्फ़ा। एंड जो गामा है अगेन वो बीटा और आर का भी एक्सटीरियर है, तो आर इक्वल टू गामा माइनस बीटा। बोलो बच्चों, यहाँ तक आया समझ में कि नहीं आया? Yes, Yes, sir. sir. चलिए अब इसके बाद लगा देंगे अपन साइन आई अपॉन साइन आर, बट एंगल बहुत छोटे हैं। पढ़ो बेटा, फॉर फ्रॉम स्नेल्स लॉ। Sin I upon sin R is equal to N2 upon N1. If point A is very near to P, the angles IR, gamma, beta, alpha will be very small. Therefore, sin I is equal to I and sin R is equal to R. From equation 3, we get I upon R is equal to N2 upon N1. Substituting values of I and R from 1 and 2, we get gamma minus alpha upon gamma minus beta is equal to N2 by N1. Or N1 into gamma minus alpha is equal to N2 into gamma minus beta. The length of perpendicular AM dropped from A on the principal axis is H. That is, AM is equal to H. As angles alpha, beta and gamma are very small, therefore tan alpha is equal to alpha, tan beta is equal to beta, tan gamma is equal to gamma. Substituting these values in equation 4, N1 into tan gamma minus tan alpha is equal to N2 into tan gamma minus tan beta.
As point A is very close to P, point M is coincident with P. Tan alpha is equal to perpendicular upon base is equal to AM upon MO is equal to H by PO. Tan beta is equal to AM upon MI is equal to H upon PI. Tan gamma is equal to AM upon MC is equal to H upon PC. Substituting this value in phi, we get N1 into H upon PC minus H upon PO is equal to N2 into H upon PC minus H upon PI. Or N1 upon PC minus N1 upon PO is equal to N2 upon PC minus N2 upon PI. Let U, V, and R be the distances of object O, image I, and center of curvature C from pole P. By sign convention, PO, PI, and PC are negative. That is, U is equal to minus PO, V is equal to minus PI, and R is equal to minus PC. N1 upon minus R minus N1 upon minus U is equal to N2 upon minus R minus N2 upon minus V. Or N1 upon R minus N1 upon U is equal to N2 upon R minus N2 upon V. Or N2 upon V minus N1 upon U is equal to N2 minus N1 upon R. चलिए क्लियर बच्चों, μ2 माइनस μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इक्वल टू हुआ करता था μ2 माइनस μ1 बाई आर। बेटा उसी को n1 n2 के टर्म्स में लिख दिया है। बस याद रखिएगा कि जो पॉइंट P होता है उसको हम m पर अप्रोच मान लेते हैं, ठीक है। यस सर। कोई दिक्कत बताइए इस डेरिवेशन में, काफ़ी बार किया आप लोगों ने, बन जाएगा? यस सर, बन जाएगा। चलिए अब करते हैं हम लोग लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ये भी एक बहुत ही धांसू रिलेशन है, पढ़ो बेटा लेंस मेकर्स फॉर्मूला। Lens maker's formula. Suppose L is a thin lens. The refractive index of the material of lens is N2 and it is placed in a medium of refractive index N1. The optical center of lens is C and x dash x is principal axis. The radii of curvature of the surfaces of the lens are R1 and R2 and their poles are P1 and P2. The thickness of lens is T, which is very small. O is a point object on the principal axis of the lens. The distance of O from pole P1 is U. The first reflective surface forms the image of O at I dash at the distance V dash from P1. From the refraction formula at a spherical surface, N2 Yes. upon V dash minus N1 upon U is equal to N2 minus N1 upon R dash. बिल्कुल सही। देखिए इस वाले फेस का जो रिफ्रैक्ट जो आपकी बनेगी वो बनेगी R1 सर, इस वाले फेस की जो आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर बनेगी इस तरफ R1 पॉजिटिव साइड में। तो फॉर्मूला वही पहला वाला जो रेयरर से डेंसर वाला लगाया था, अभी रेयरर मीडियम में ऑब्जेक्ट था, तो N2 अपॉन वी डैश, क्योंकि वर्चुअल इमेज इसकी जो बनेगी वो वी डैश बनेगी यहाँ पर, माइनस N1 अपॉन यू इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R1। ये जो फार्मूला आया हुआ था अभी जो लगाया था फार्मूला, ये इसी फार्मूले में पुट करके निकाल दिया। बोलो बच्चों यस और नो? यस सर। हाँ, तो इसमें इसका पहला फार्मूला बन गया है। अब ये जो इमेज बन रही है बताओ श्रुति, ये कहाँ पर बन रही है, डेंसर में कि रेयरर में? सर कौन सी सर? आई डैश। आई डैश किस में बन रही है बेटा, डेंसर में कि रेयरर में? सर रेयरर में। नहीं बेटा, वट ये इमेजिनरी इमेज है, मतलब कि ये एक तरीके से सेकेंडरी इमेज है। अभी इसका इमेज ये बनेगा, तो ये फर्स्ट रिफ्रैक्शन इस फेस का था ना, तो इसके बाद जो इसकी पूरी क्या थी, डेंसर ही तो शुरू हो गया था कांच के, यहाँ हवा के बाद कांच ही तो आ गया था, तो ये इमेज डेंसर में मानी जाएगी। यस और नो? यस सर। ओके। और ये किसका काम करेगी, ये वाली चीज ये काम करेगी वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट। ये इमेज काम करेगी वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। पढ़िए एरिना। The image I dash acts as a virtual object for second surface, and after refraction at second surface, the final image is formed at I. The distance of I from pole P2 of second surface is V. The distance of virtual object I dash from pole P2 is V dash minus T. For refraction at second surface, the ray is going from second medium refractive index N2 to first medium refractive index N1. तो क्या होता है Therefore, बेटा, from N1 की जगह N2 आ जाता है, N2 की जगह N1 आ जाता है, और यहाँ भी N1 माइनस N2, बस चेंज हो जाते हैं ये दोनों, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, N2 की जगह N1 अपॉन V
माइनस एन वन अपॉन यू, तो यू कितना हो जाएगा देखो यहाँ से यू जो हो जाएगा इसके लिए वो कितना हो जाएगा वी डैश माइनस टी, क्योंकि ये जो है एन वन अपॉन यू माइनस एन टू अपॉन यू वी डैश माइनस टी, ये वी डैश है और टी का काम कौन कर रहा है भाई, थिकनेस कर रही है। ओके, इस फेस के लिए तो वी डैश माइनस टी टोटल ये बन जाएगी अपॉन एन वन माइनस एन टू अपॉन आर टू। ठीक है, पढ़ो बेटा द फाइनल इमेज आई डैश। द सर कहाँ से? यहीं से पढ़ दो सर शुरुआत से the image हाँ द I फाइनल dash, इमेज okay. आई डैश। The image I dash acts as a virtual object for second surface, and after refraction at second surface, the final image is formed at I. The distance of I from pole P2 of second surface is V. The distance of virtual object I dash from pole P2 is V dash minus T. For refraction at second surface, the ray is going from second medium refractive index N2 to first medium refractive index N1. Therefore, from refraction formula at spherical surface N1 upon V minus N2 upon V dash minus T is equal to N1 minus N2 upon R2. For a thin lens, T is negligible as compared to V dash. Therefore, from 2, N1 upon V is minus N2 upon V dash is equal to minus N2 minus N1 upon R2. यस, Adding equation तो 1. यहाँ से बच्चों वी डैश माइनस टी को वी डैश लिख लिया, मतलब ये जो अपॉन वी माइनस यू जो था यू बन जाएगा अपने पास वी डैश इक्वल टू माइनस कर कॉमन लेके एन टू माइनस एन वन अपॉन आर टू। अब देखिए यहाँ से दोनों को ऐड कर दो, तो ऐड कर दोगे तो ये वाला जो टर्म है वी डैश वाला ऊपर भी है नीचे भी है, कैंसिल हो जाएगा। ये देखो इसमें भी बैठा हुआ है और ये नीचे भी बैठा हुआ है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ऐड हो जाएगा अपने पास एन वन अपॉन यू माइनस एन वन अपॉन वी माइनस एन वन अपॉन यू इक्वल टू एन टू माइनस एन वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। पढ़िए एडिंग इक्वेशन 1 and 3। Adding equations 1 and 3, we get N1 upon V minus N1 upon U is equal to N2 minus N1 into 1 by R1 minus 1 by R2. Or 1 by V minus 1 by U is equal to N2 upon N1 minus 1 into 1 by R1 minus 1 by R2. Where 1 and 2 is equal to N2 upon N1 is refractive index of second medium, that is medium of lens with respect to first medium. If the object O is at infinity, the image will be formed at second focus, that is if U is equal to infinity, V is equal to F2 is equal to F. Therefore, from equation 4, we get 1 by F minus 1 by infinity is equal to 1 by 1 and 2 minus 1 into 1 by R1 minus 1 by R2. 1 by F is equal to 1 and 2 minus 1 into 1 by R1 minus 1 by R2. Exactly. Next. This is the formula of refraction for a thin lens. This formula is called lens maker's formula. If first medium is air and refractive index of material of lens be n, then 1 and 2 is equal to n. Therefore, equation 5 may be written as 1 by f is equal to n minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2. बच्चों डन, आ गया समझ में अच्छे से? Yes sir, आ गया। कोई प्रॉब्लम? No sir। ठीक है, काफ़ी बार किया हुआ है लेंस मेकर फार्मूला, ठीक है ना। दो लेंस का दो बार का रिफ्रैक्शन लगाते हैं, दोनों में अलग अलग फार्मूला, एक बार रेयर से डेंसर, डेंसर से रेयर लगा करके ऐड कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए बेटा। ड्रॉ the label diagram, ray diagram for the formation of image by a compound microscope. Derive the expression for the total magnification of a compound microscope. Explain why both the objective and the eyepiece of compound microscope must have short focal lengths. ये भी प्रूफ करना है आपको कि दोनों ऑब्जेक्टिव और आई पीस की आपको शॉर्ट फोकल लेंथ क्यों लेनी है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। पढ़िए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। Compound microscope. It consists of long cylindrical tube containing at one end a convex lens of small aperture and small focal length. This is called the objective lens O. At the other end of the tube, another coaxial, smaller and wide tube is fitted, with which carries a convex lens E at its outer end. This lens is towards the eye and is called the eyepiece. The focal length and the aperture of the eyepiece are somewhat larger than those of objective lens. Crosswires are mounted at a definite distance before the eyepiece.
The entire tube can be moved forward and backward by the rack and pinion arrangement. चलिए एडजस्टमेंट. Adjustment. First of all, the eyepiece is displaced backward and forward to focus it on cross wires. Now, the object is placed just in front of the objective lens, and the entire tube is moved by rack and pinion arrangement until there is no parallax between image of the object and cross wire. In this position, the image of the object appears quite distinct. ठीक है, तो ये कहलाता है एडजस्टमेंट, है ना, एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. बच्चों डायग्राम बनाइए ये वाला आप लोग कॉपी में जल्दी से. ये वाला डायग्राम बनाइए. ये ले लीजिए ऑब्जेक्टिव लेंस, यहाँ से रेस चली, फोकस से जाती हुई इधर पे मिली. ये वाला फोकस का आई पीस है, सॉरी आई पीस का फोकस है, फोकस का आई पीस नहीं. और ये जो ऐसा रहेगा कि इसकी जो इमेज बनेगी इंटरमीडिएट इमेज ए डैश बी डैश, ये ऐसी बनेगी कि ये इसके पोल यानी ऑप्टिकल सेंटर और इसके फोकस के बीच में हो. तो पीछे साइड बढ़ाने पर इसकी वर्चुअल इमेज बन जाएगी एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन डी. दिस इज़ यू नॉट, दिस इज़ वी नॉट, दिस इज़ यू ई. और ये फाइनली जो बना है दिस इज इक्वल टू वी ई, जो कि डी के इक्वल है. जो वी ई है वो डी के इक्वल है. और पीछे की तरफ जाएंगे तो माइनस डी. ये है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम. डन. डन. सर 1 मिनट सर. ओके. Yes sir, done. Done, sir. Done, sir. Sir, done. Sir, done sir. ओके. चलिए ठीक है, ये डायग्राम बन गया. पढ़िए रीना. Magnifying power of a microscope is defined as the ratio of angle beta subtended by final image on the eye to the angle alpha subtended by the object on eye, when the object is placed at least distance of distinct vision. That is, magnifying power m is equal to beta by alpha. As object is very small. बच्चों देखो, अल्फा के लिए आप अलग से फॉर्मूला बना लेना कि ए बी ऑब्जेक्ट जो है, जो उसमें दिख रहा है ए बी ऑब्जेक्ट, ये जो है अपने पास जो ऑब्जेक्ट अपना मेन था, ये जो ऑब्जेक्ट है ए बी, ये आँख पे एंगल अल्फ़ा बना रहा था. तो यहाँ पे दिखा नहीं सकते हो आप, क्योंकि उसको हमने एडजस्ट किया था, तो वो एंगल अलग से दिखाओगे. बट इमेज फाइनल का एंगल ये वाला बीटा तो दिख रहा है इस पर, तो अलग से इसका एंगल बना सकते हो अल्फ़ा का. हाँ, तो एम इक्वल टू होता है मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू बीटा बाई अल्फ़ा. पढ़ो. As object is very small, angles alpha and beta are very small, and so tan alpha is equal to alpha and tan beta is equal to beta. By definition, the object AB is placed at the least distance of distinct vision. Therefore, alpha is equal to tan alpha is equal to AB by EA. By sign convention, EA is equal to minus D. Therefore, alpha is equal to AB upon minus D. And from figure,
beta is equal to 10 beta is equal to a dash b dash upon e a dash. If ue is the distance of image a dash b dash from eyepiece E, then by sign convention e a dash is equal to minus ue. रुको And रुको, so, देन तो यहाँ पे टेन बीटा इज इक्वल टू ए डैश बी डैश, देखो बेटा डायग्राम में देखो, टेन बीटा जो एंगल बनेगा वो ए डैश बी डैश अपॉन यू ई का बनेगा, ये देखो डायग्राम से, ए डैश बी डैश परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है ना। तो टेन बीटा इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन माइनस का यू ई, दोनों को डिवाइड कर दिया बेटा अपन ने। तो क्या क्या आ जाएगा देखो, इसमें है ए बी अपॉन डी और ए बी अपॉन ए डैश बी डैश अपॉन यू ई, तो इतना आ गया। क्लियर है, बोलो यस और नो। yes sir, अब मैं clear. बता रहा हूँ, साइन कन्वेंशन से बच्चों ए डैश बी डैश अपॉन ए बी जो आएगा दैट इज इक्वल टू वी ओ अपॉन यू ओ। ए डैश बी डैश किसके इक्वल है, वी ओ के इक्वल है, और ए बी किसके इक्वल है, माइनस यू ओ के इक्वल है। देख लो डायग्राम में, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश ये वाला है और ए बी ये वाला है, तो इसको कैसे लिख दिया गया है, बाई साइन कन्वेंशन मैग्निफिकेशन। ओके, तो मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस इक्वल्स टू कितना हुआ करता है, मैं इक्वल्स टू साइज डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये मैग्निफिकेशन का टर्म है बाय द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन। तो ये यहाँ पे यूज़ हो जाएगा बेटा, तो यहाँ पे यूज़ हो गया, तो कैपिटल एम इज इक्वल टू यू ओ अपॉन इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी ओ अपॉन यू ओ, ये वाली चीज़ पुट कर दी, इंटू डी अपॉन यू ई। डन, आ गया Done. कैपिटल एम, ध्यान से देखना, इक्वल टू माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू डी अपॉन यू ई। ठीक है बच्चों, ठीक सर. अब इसके बाद लेंस फार्मूला यूज करते हैं बच्चों आई पीस के लिए, तो वन अपॉन आई पीस इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू ई। अब इसका जो v बन रहा है वो बेटा बैक साइड बन रहा है, तो माइनस वी ई और माइनस ऑफ माइनस यू ई, क्योंकि वर्चुअल इमेज बन रही है तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। बोलिए यस। यस सर. ठीक Yes, है, sir. ओके। तो बेटा यहाँ से किसकी वैल्यू आ गई, वन अपॉन यू ई की। बेटा वन अपॉन यू ई को आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, क्यों, क्योंकि इसको अगर डी को आप थोड़ा इधर कर लो तो ये वन अपॉन यू ई ही तो दिख रहा है ना। Yes, sir. तो माइनस वी नॉट यू नॉट अपॉन डी, डी बाहर हो गया, और वन अपॉन यू ई की जगह वन अपॉन एफ ई प्लस वन अपॉन वी ई, डी को अंदर कर दिया तो माइनस वी नॉट बाई यू नॉट डी अपॉन एफ ई प्लस डी अपॉन वी ई। क्लियर? क्लियर सर. ठीक है। अब फाइनल इमेज जब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनेगी तो वी ई खुद डी के इक्वल हो जाएगा, मतलब ये टर्म और ये टर्म क्या हो जाएंगे, इक्वल, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, डी अपॉन वी ई जो है वो आ जाएगा वन, तो ये हो जाएगा वन प्लस डी ई अपॉन एफ, वन प्लस डी अपॉन एफ ई माइनस वी नॉट बाई यू नॉट। क्लियर? क्लियर सर. तो ये बन गया आपके पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। पढ़िए, फॉर ग्रेटर मैग्निफिकेशन ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप एफ ई शुड बी स्मॉल, एफ ई कम होना चाहिए। अगर एफ ई कम होगा तो ये टर्म अपने आप ज़्यादा होगा, मतलब एफ ओ, एफ ई शुड बी स्मॉल, बट फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस तो ऑलरेडी कम होनी चाहिए एफ ई से। इसका मतलब क्या होगा, सो एफ ओ इज़ वेरी स्मॉल, क्योंकि एफ ई तो स्मॉल होगा मगर एफ ओ बहुत स्मॉल होगा। क्यों होगा स्मॉल? बेटा कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आप बैक्टीरिया देखते हो, तो बैक्टीरिया आप इतना थोड़ी ना दूर रख करके देखते हो, कितना बहुत ही कम ऑब्जेक्टिव फोकस लेंथ यूज़ करेगा, बहुत पास में रखते हो बैक्टीरिया की स्लाइड्स वगैरह, इसलिए फॉर ग्रेटर मैग्निफिकेशन एफ ओ एंड एफ ई शुड बी वेरी स्मॉल। अब आया समझ में? Yes, sir. क्लियर ना बच्चों अच्छे से? यस सर. कोई दिक्कत तो नहीं है? No, sir. चलिए नेक्स्ट। ओके, पेपर नंबर 2 दिल्ली सेट 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए श्रुति। Name the electromagnetic radiation to which waves of wavelength in the range 10 to the power minus 2 meter belong. Give one use of this part of electromagnetic spectrum. देखो यार 10 की पावर माइनस 2 मीटर यानी 1/100 मीटर, 1/100 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर कर दो मीटर को, मतलब 1 सेंटीमीटर तक की वेवलेंथ की वेव कौन सी होती है? आई थिंक माइक्रोवेव होती है शायद, 1 सेंटीमीटर वाली वेव, है ना। चलिए चेक करते हैं। यस बिल्कुल सही है बेटा, 1 सेंटीमीटर की जो रेंज की वेव हुआ करती है माइक्रोवेव हुआ करती है, ठीक है ना। माइक्रोवेव, अब याद यूज़ किस में होती है? माइक्रोवेव ओवन में होती है और रडार में होती है। बोलो बच्चों डन।
Done, sir. Done, चलो sir. नेक्स्ट, व्हाट इज ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन? वही ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन जो ग्राउंड में रिफ्लेक्शन की वजह से हुआ करता है उसको ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन बोलते हैं। कम्युनिकेशन का टॉपिक है, पढ़ दो बेटा एरिना ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन। Ground wave propagation. Ground wave propagation is one in which electromagnetic waves glide on the surface of Earth between two antennas on the ground. हाँ, ये अर्थ की जो सरफेस हुआ करती है उसके ऊपर ग्लाइड करके दो एंटीना, यहाँ से ट्रांसमिटिंग एंटीना होता है और यहाँ पे रिसीविंग एंटीना, इनके बीच में वेव पहुँचती है। हट गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 अगला। पढ़िए। अनपोलराइज्ड। Unpolarized light is incident on a plane surface of refractive index mu at angle I. If the reflected light gets totally polarized, write the relation between angle I and refractive index mu. हाँ बच्चों, ये ब्रूस्टर्स लॉ था, ये भी हट गया है। तो इसका फॉर्मूला हुआ करता था म्यू इक्वल्स टू tan ऑफ आई पी, वेयर आई पी इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट पोलराइजेशन। म्यू इक्वल्स टू tan आई पी, तो सीधा फॉर्मूला होता था म्यू इक्वल्स टू tan आई पी। ब्रूस्टर्स लॉ हट गया ये। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। Draw a diagram to show refraction of a plane wave front incident on a convex lens and hence draw the refracted wave front. ओके भाई, तो कन्वर्जिंग हो जाएगा तो समेट देगा। तो ये प्लेन वेव फ्रंट आया, ये इससे गया, तो इस तरीके से इसके वेव फ्रंट आएंगे। याद कीजिए जब मैंने पढ़ाया था, ये रेज निकलेंगी इस तरीके से, याद आया? इसका फोकस Yes, होगा sir. भाई। Yes, sir. प्लेन वेव फ्रंट इस तरीके से होता है, रेज ऐसी आती हैं। अब ये रेज आ करके इस तरीके से पड़ेंगी तो एक पॉइंट पे फोकस ही तो होंगी। श्रुति बोलो यस। Yes, sir. Yes, इस sir. पर जो वेव फ्रंट जाएगा वो इस तरीके से जाएगा ना बेटा। Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़िए बेटा। The nuclei have mass numbers in the ratio 1:3. What is the ratio of their nuclear densities? फर्क ही नहीं पड़ता मास नंबर का, आंसर पढ़ो। Nuclear density is independent of mass number, so ratio of nuclear densities is 1:1. कांस्टेंट होती है न्यूक्लियर डेंसिटी। अगला नॉट गेट है, गिव द नेम ऑफ द कॉम्बिनेशन लॉजिक सिंबल, राइट डाउन ट्रुथ टेबल। चलिए नॉट गेट हट गया। अगला क्वेश्चन, रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल ए दिया गया, इस तरीके के डिके से गुजरता है। पहला अल्फा निकला, बीटा निकला, अल्फा निकला, गामा निकला और पहुंच गया कहाँ से? एटॉमिक नंबर A4R 172 एंड 69। ठीक है। द मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर ऑफ A4R 172, व्हाट आर द दीज नंबर्स फॉर A4? बच्चों में स्प्रिंट हो गई है, यहाँ पे ये A है, पहला वाला दिया गया होगा, लास्ट वाला पूछा गया होगा। है A4 का दिया, A4 का पूछ रहा है, ऐसे थोड़ा ना होता है ना। मिसप्रिंट हो गई, आ रहा समझ में? Yes, sir. चलिए तो कैसे दिया होगा? A1 का दिया होगा तो बच्चों देखो 72 से अल्फा निकला, 70 हो गया। मास जो 4 से कम हो गया, बीटा निकला, ये बढ़ गया, मास 1 से वही रहेगा। और फिर से अल्फा निकला तो 2 कम हो गया, मास 4 से कम हो गया। और फिर उसके बाद गामा निकला, वही रहेगा। बोलो क्लियर? Clear, sir. ठीक है ना। तो इसमें देयरफॉर द मास नंबर ए इज 180 एंड एटॉमिक नंबर इज 72। पूछा A4 का गया, बता रहा है A का। चलो ठीक है, आंसर भी गलत है मगर प्रोसेस सही दी गई है। कर लोगे ना? Yes, sir. चलो अगला क्वेश्चन पढ़िए बेटा। द इक्विवेलेंट। The equivalent capacitance of the combination between A and B in the given figure is 4 mu F. Calculate the capacitance of the capacitor C. तो भाई 4 दिया गया इन दोनों का, तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इक्वल टू 4, क्योंकि सीरीज में है तो इसमें कैपेसिटर निकल जाएगा। ठीक है ना। चलिए तो पहला पार्ट देख लेते हैं। पहला पार्ट देखिए, C इक्वल टू 4 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, सॉल्व करके 20 आ गया। बोलो यस। सॉरी, सॉल्व करके बच्चों कितना आ गया? 5 माइक्रोफेरेड। बोलो यस। Yes, sir. ठीक Yes, है ना। sir. अब दोनों सीरीज में लगे हैं तो चार्ज टोटल सेम जाएगा, तो Q इक्वल टू C इंटू V। टोटल कैपेसिटी निकाल लो और पोटेंशियल का मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। तो टोटल कैपेसिटी निकाल करके पोटेंशियल का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 20 आई थी। अच्छा टोटल तो दी गई है ना 4 माइक्रोफेरेड। हाँ तो 4 मल्टीप्लाइड बाई वोल्टेज कितने का दिया भैया? वोल्टेज दिया क्या? ऊपर दिया होगा 12। हाँ तो Q इक्वल टू कितना होता है बेटा? C इंटू V। तो 4 इंटू 12 मतलब कितना? 48 माइक्रो कूलाम का चार्ज दोनों पे जाएगा तो बट जाएगा, तो 48 दोनों पे गया। बोलो यस। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है ना। तो कह रहा है कि 20 वाले के ऊपर पोटेंशियल बताना है। तीसरा क्वेश्चन देखिए,
व्हाट विल बी द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच, दोनों के ऊपर पोटेंशियल ड्रॉप बताना है। तो V इक्वल टू क्या होता है बच्चों, Q अपॉन C, बोलिए यस। Yes, sir. तो पहले वाले से चार्ज 48 ही जाएगा, मगर कैपेसिटी 20 की है तो वोल्टेज गिरा 2.4, और दूसरे वाले में चार्ज है 48 का और कैपेसिटी है 5 की तो 9.6। डन की नॉट डन? Done, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन श्रुति। State Gauss law in electrostatic. Using this law, derive an expression for the electric field due to a uniformly charged infinite plane sheet. इनफाइनाइट प्लेन शीट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट का डेरिवेशन करना है ना। ये देखिए इसका डेरिवेशन है, आइए करते हैं बच्चों डेरिवेशन। एरिना पढ़िए गॉस थ्योरम। Gauss theorem. The net outward electric flux through a closed surface is equal to 1 by epsilon naught times the net charge enclosed within the surface. That is, bounded integral of E dot ds is equal to 1 by epsilon naught into a summation of Q. Let electric charge be uniformly distributed over the surface of a thin non-conducting infinite sheet. Let the surface charge density, that is charge per unit surface area, be sigma. We have to calculate the electric field strength at any point distance r from the sheet of charge. To calculate the electric field strength near the sheet, we now consider a cylindrical Gaussian surface bounded by two plane spaces A and B, lying on the opposite sides and parallel to the charged sheet, and the cylindrical surface perpendicular to the sheet. By symmetry, the electric field strength at every point on the flat surface is the same, and its direction is normal outwards at the points on the two plane surfaces and parallel to the curved surface. Total electric flux, bounded integral of E dot ds is equal to bounded integral of E dot ds of S1 plus ds1 plus bounded integral of E dot ds2 plus bounded integral of E dot ds3, or bounded integral of E dot ds is equal to integration of E dot EDS1 cos 0 degree plus integration of EDS2 cos 0 degree plus integration of EDS3 cos 90 degree is equal to E into integration of DS1 plus E into integration of DS2 is equal to EA plus EA is equal to 2EA. Total electric flux is equal to 2EA. As sigma is charge per unit area of sheet and A is the intersecting area, the charge enclosed by Gaussian surface is equal to sigma A. तो टोटल चार्ज इक्वल टू हो जाएगा कितना, सिग्मा इंटू ए। अगर आपकी जो सरफेस की चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और ए इज़ द इंटरसेक्टिंग एरिया, तो जो गॉसियन सरफेस में जो चार्ज अवेलेबल है वो कितना हो जाएगा, सिग्मा ए। अब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू कितना होता है, 1 बाई एक्सप्लॉन नॉट इंटू सिग्मा ए। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आया, 2E इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा ए से ए कैंसिल, तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आ गया बच्चों? Yes, sir. पढ़ो 10। Yes, sir. Thus, electric field strength due to an infinite flat sheet of charge is independent of the distance of the point and is directed normally away from the charge. If the surface charge density sigma is negative, the electric field is directed towards the surface charge. See any doubt guys? No, sir. Everyone is खुश? So very much khush. Okay. बहुत ज़्यादा Okay, thank you. Okay, now next question, question number 22. Shruti. And oh, An electron and a proton are accelerated through the same potential. Which one and the two has first greater value of de Broglie wavelength associated with it and second less momentum? Justify your answer. ओके तो आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ बताना है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। चलिए आइए बताते हैं बेटा, फॉर्मूला मैंने डी ब्रॉगली वेवलेंथ का बताया था, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन 2m/q इंटू वी। इलेक्ट्रॉन के लिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन me, इलेक्ट्रॉन का चार्ज e, एंड प्रोटॉन के लिए मास ऑफ प्रोटॉन mp एंड चार्ज e। तो सब कुछ तो ठीक है, आपको पता होना चाहिए, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा √mp अपॉन me। अब मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है बहुत ज़्यादा होता है me से,
मतलब इसका मतलब लैम्डा ई ऊपर ज़्यादा हो जाएगा, लैम्डा एम कम हो जाएगा, लैम्डा पी कम हो जाएगा, मतलब लैम्डा ई ग्रेटर देन लैम्डा पी। आया समझ में? आ गया सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोमेंटम। मोमेंटम इज इक्वल टू होता है बच्चों 2 इंटू मास इंटू एनर्जी। अब एनर्जी यहाँ पर आप पोटेंशियल के टर्म में दे रहे हो, तो एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इक्वल टू यू इक्वल टू क्यू इंटू वी, तो ई की जगह आ जाएगा क्यू इंटू वी, यानी कि 2 MEV। 2 सेम, वोल्टेज सेम, चार्ज दोनों का सेम, रिलेशनशिप आई मास पे आ गई। तो मास किसका ज़्यादा होता है? प्रोटॉन का, तो इसलिए प्रोटॉन का मोमेंटम ज़्यादा होगा और इलेक्ट्रॉन का कम होगा। तो पूछा गया था लेस मोमेंटम किसका होगा? सेम क्वेश्चन पुराने वाला जो पेपर में आया था, इलेक्ट्रॉन का होगा। डन? डन। Done, sir. ओके, चलिए सेट नंबर 3, लास्ट सेट। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 2, श्रुति। At what angle of incidence should a light beam strike a glass slab of refractive index √3 such that the reflected and the refracted rays are perpendicular to each other? कितने एंगल पे आनी चाहिए यहाँ पे √3 की रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे? बेटा ये tan इनवर्स √3 होगा, पोलराइजेशन वाला ही कंसेप्ट है, क्योंकि उसमें रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। तो क्या पढ़ाया था मैंने? म्यू इक्वल टू 10 IP, तो IP इक्वल टू tan इनवर्स म्यू, तो tan इनवर्स √3 इक्वल टू 60 डिग्री। पढ़ो एरिना आंसर। The reflected and refracted rays are mutually perpendicular at polarizing angle. So, from Brewster's law, IP is equal to tan inverse N is equal to tan inverse √3 is equal to 60 degree. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्पेस वेव प्रोपोगेशन? आयनोस्फीयर की वजह से स्पेस वेव प्रोपोगेशन होता है। नो, वो स्काई वेव था। स्पेस वेव प्रोपोगेशन, इट इज द स्ट्रेट लाइन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्रॉम ट्रांसमिटिंग एंटीना टू रिसीविंग एंटीना बोथ इंस्टॉल ऑन द ग्राउंड। हाँ, तो स्पेस वेव में 2 एंटीना होते हैं, डायरेक्टली ट्रांसमिट से ये होता है। वो जो होता है आयनोस्फीयर वाला, वो स्काई वेव प्रोपोगेशन था। अल्टरनेटिवली बेटा ग्राउंड वेव जो होता है, वो ग्राउंड वेव जो होता है अर्थ की सरफेस से टकरा करके वेव जो होती हैं जाया करती हैं, वो ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन। अल्टरनेटिवली स्पेस वेव प्रोपोगेशन इज द लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन, एक ही बार में होता है। अगला क्वेश्चन पढ़ो, नेम द पार्ट। Name the part of electromagnetic spectrum which is suitable for first radar systems used in aircraft navigation, second हम treatment of बताएंगे cancer. माइक्रोवेव, पहला वाला। दूसरा वाला ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर ट्यूमर्स, कौन दूर करता है कैंसर ट्यूमर को? Gamma rays. चलो। नहीं। चलो ठीक है, फेंक दो गामा रेज, मर जाए मरीज। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर। पहला है माइक्रोवेव, दूसरा गामा रेज, ठीक है ना? चलो, Yes sir. अगला क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन पढ़िए श्रुति। Two nuclei have mass numbers in the ratio 2:5. What is the ratio of their nuclear densities? बताओ आंसर श्रुति। सर डिपेंड ही नहीं करता सर। तो आंसर क्या होगा? कुछ नहीं होगा सर, इंडिपेंडेंट 1 होगा। 1:1 है ना? सेम रेशियो पूछा गया, आंसर 1:1। न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑन द मास। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बेटा, डिफरेंशिएट बिटवीन अ रे एंड अ वेव फ्रंट। हाँ, वेव फ्रंट तो उनके सेम फेस पे वाइब्रेट करने वाले पार्टिकल हैं, और रे हमेशा वेव फ्रंट की क्या निकलती है? परपेंडिकुलर। क्या निकलती है? परपेंडिकुलर। यस, पढ़ो आंसर बेटा। ए वेव फ्रंट, A wavefront is a surface of constant phase. A ray is a perpendicular line drawn at a point on wavefront and represents the direction of propagation of the wave. आया समझ में? Yes sir. चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, हट गया सिलेबस से। चलिए दूसरा एंड वाला गेट का है, ये भी बन गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से वही आ गया भाई, ए से लेकर के बदल गया है A4। आपसे पूछा गया है कि बताइए A4 क्या होगा, बोलो कर लोगे? Yes sir. इसमें A का दिया गया 194.75, A दिया गया है 194 है, और मास होगा 190 एंड एटॉमिक नंबर 75। सॉरी बच्चों, ऊपर 190 और नीचे 75। चलो जरा बताओ खुद से बच्चों, दिमाग लगा के A4 के क्या होंगे पैरामीटर्स? 75 में से 2 कम
फिर एक बढ़ गया तो 75 में से 2 कम तो बचा 73, एक बढ़ गया तो 74, फिर 2 कम हो गया तो बचा 72, इसमें कुछ नहीं तो मतलब 72, 2He4, इसमें 4 कम यानी 186, फिर एक बढ़ गया, नहीं नहीं कुछ नहीं, 186, फिर और 4 कम, 186 में से 4 गए 182, है ना, हाँ, तो 182, तो आंसर 72 और 182, बिल्कुल सही बात है, सर को फिजिक्स बनती है 72 और 182। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन श्रुति पढ़ो। Yes, sir. State Gauss law in electrostatics use this law to derive an expression for the electric field due to infinitely long straight wire of linear charge density lambda कूलाम पर coulomb per मीटर, meter. तो लैम्डा के कारण डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। चलो डिराइव करते हैं। चलिए पढ़ो श्रुति, गॉस लॉ, गॉस थ्योरम। Gauss theorem. The net outward electric flux through a closed surface is equal to 1 by epsilon naught times the net charge enclosed within the surface. That is, bounded integral of E dot ds is equal to 1 by epsilon naught summation q. Electric field due to an infinitely long thin and uniformly charged straight wire. Consider an infinitely long line charge having linear charge density lambda coulomb per meter. Linear charge density means charge per unit length. To find the electric field strength at a distance r, we consider a cylindrical Gaussian surface of radius r and length l coaxial with line charge. The cylindrical Gaussian surface may be divided into three parts. First, curved surface area, curved surface S1, flat surface S2 and flat surface S3. ये S3 है, ये वाला पार्ट S2 है और ये वाला पार्ट ऊपर वाला S1 है। तो इससे निकलने वाला फील्ड तो कितना दिया गया है बेटा, 0 डिग्री पे दिया गया है। इससे निकलने वाला फील्ड जो होगा परपेंडिकुलर होगा, मतलब 90, और इससे वाला भी 90, केवल मतलब पूरा फ्लक्स इससे ही निकलेगा। चलो पढ़ो, बाई सिमेट्री। By symmetry, the electric field has the same magnitude E at each point of the curved surface S1 and is directed radially outward. We consider small elements of surfaces S1, S2 and S3. The surface element vector ds1 vector is directed along the direction of electric field, that is, angle between E vector and ds vector is 0. The element ds2 and ds3 are directed perpendicular to field vector E vector, that is, angle between ds2 and E is 90 degrees, so the angle between ds3 and E. ठीक है, Yes. चलिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। Electric flux through the cylindrical surface. Bounded integral of E dot ds for surface S is equal to bounded integral of ds vector S1 plus bounded integral ds2 for surface S2 plus bounded integral of E dot ds for S3, which gives bounded integral of E dot ds plus 0 is equal to E dot bounded integral ds1. Since electric field E is the same at each point of curved surface, is equal to E into 2 pi RL. Since area of curved surface is equal to 2 pi RL, as lambda is charge per unit length and length of cylinder is L, therefore charge enclosed by assumed surface is lambda L. By Gauss theorem, bounded integral of E dot ds is equal to 1 by epsilon naught into charge enclosed, which gives E dot 2 pi RL is equal to 1 by epsilon naught into lambda L, which gives E is equal to lambda by 2 pi epsilon naught R. Thus, the electric field in strength due to a line charge is inversely proportional to R. क्लियर? Clear, sir. समझ में आया कि सिर के ऊपर से गया? एरीना, समझ में आ गया? Yes. अच्छे से क्लियर है ना, बन जाएगा Yes. ना? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए श्रुति, क्वेश्चन नंबर 23। Two parallel plate condition X and Y have the same area of plates and same separation between them. X has air between the plates while Y contains a dielectric medium of epsilon naught R is equal to 4. रुको, मतलब अगर इसकी कैपेसिटी C है तो इसकी कैपेसिटी 4C होगी, बोलो यस। Yes, sir. क्योंकि केवल डाइलेक्ट्रिक भरा, बाकी सब कुछ सेम है। Yes, sir. पहला क्वेश्चन पढ़िए। Calculate capacitance of each capacitor if
equivalent capacitance of the combination is 4 mu farad. Second, calculate the potential difference. रुकिए 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 रुकिए, अब कह रहा है कि अगर दोनों की कैपेसिटी टोटल 4 म्यू फेराड है तो आप बताइए कि कैपेसिटी कितनी होगी। तो बेटा एक की C है, दूसरे की 4C है, तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इक्वल टू 4, जिससे कि C आ गई 4 तो एक आ गई 4 5 जा 20। इसने इतना बड़ा कर रखा, मैंने शुरुआत में ही 4 कह दिया। बोलो आया समझ में कि नहीं आया ये पार्ट? Yes sir. नहीं आया? Yes sir. आ गया सर। बेटा एक C है तो CY को 4C ले लिया है, तो C आ जाएगा 5, तो 4 5 जा 20। क्यों है रीना? यस सर, आ गया समझ में। चलिए सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का है, सेकेंड पार्ट है कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट X एंड Y, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो बेटा 12 वोल्ट है। अब पहले टोटल कैपेसिटी कितनी थी बेटा इसके पास, कितनी आई थी? टोटल 4 माइक्रोफेरेड। तो टोटल चार्ज कितना गया बेटा? 48, मतलब इन दोनों में जो चार्ज बटा है इसके ऊपर भी 48 गया और इसके ऊपर भी 48 गया। बोलो बच्चों यस। यस सर। 48 माइक्रोकुलम। नाउ V इक्वल टू होता है Q अपॉन C, तो 48 डिवाइडेड बाई इसके पास कितनी गई है? 4 थी इसकी कैपेसिटी ना, कितनी निकली थी? हाँ 5 निकली थी। क्या निकली थी देखो, हाँ तो पहले वाले में जो कैपेसिटी इसकी निकली थी Vx प्लस V1 इक्वल टू 12, तो पहले वाले में अपने पास Vx एक की कैपेसिटी, इतनी मेहनत क्यों करी भाई इसने? अच्छा पहले वाले की कैपेसिटी 5 निकली है, ठीक है, और दूसरे वाले की 20 निकली है, तो V इक्वल टू क्यू अपॉन सी, V इक्वल टू क्यू बाई सी। तो भैया पहले वाले में Q आया है अपना पास कितना? 48 ना। कितना आया था टोटल चार्ज बच्चों? टोटल चार्ज कितना आया था? मैंने निकाल दिया था वहाँ पे, टोटल चार्ज आ गया था हाँ 48। तो 48 डिवाइडेड बाई 5 कर दो, तो 48 माइक्रोकुलाम डिवाइडेड बाई 5, तो 5 से 8 बार, 5 से 9 बार 45 और बचे 3, तो 9.6 वोल्ट। तो आंसर पहला वाला आएगा 9.6 वोल्ट। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। और अगले वाले में 48 माइक्रोकुलाम का चार्ज है और जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उस पे जो वोल्ट C है, कैपेसिटी जो है वो है 20, तो 20 2 ज़ा 40 और 20 के बाद डेसिमल लगा के 24 ज़ा 82.4 वोल्ट। बोलो यस और नो? यस सर। चलिए अब बोला गया दोनों में एनर्जी का रेशियो कितना होगा, दोनों में एनर्जी का रेशियो कितना होगा? तो बेटा सेम चार्ज है तो हाफ CV स्क्वायर मत लगा देना, Q स्क्वायर अपॉन 2C लगाना, क्योंकि सेम चार्ज है। तो पहले वाले में Q स्क्वायर अपॉन 2CX और दूसरे वाले में Q स्क्वायर अपॉन 2CY। तो सीरीज में है तो 4 से चार्ज कैंसिल, पलटी मार के CY ऊपर और CX नीचे, तो CY कितना आया है 20 और CX कितना आया है 5, तो आंसर आया 4:1। बोलो यस कि नो? क्लियर सर। यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन। और श्रुति बहुत दुखी होती हुई कि यहाँ पे क्वेश्चन फिनिश हो चुके हैं। अरे सर ऐसे नहीं सर। ऐसे नहीं? ओके तो ठीक है। अरे नहीं सर बस हो गया। ठीक है तो बच्चों बहुत अच्छा हम लोगों ने पेपर कर लिए हैं 3, ठीक है ना। हमारा 2011 के तीनों सेट हो चुके हैं। अब आप लोग मान के चलिए इसमें से आपको 4 क्वेश्चन एग्जाम में पक्के मिलेंगे बच्चों, पक्के 4 के ज़्यादा ही मिल जाएंगे। तो इसको अच्छे से बस आप लोग लिख लेना, ठीक है ना। इसको बस एक बार आप लोग लिख लें, 2009 का था सॉरी ये, तो इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। फिजिक्स का ये तीसरा पेपर है, इसके पहले हमने 2 और कर लिए हैं, तो 3 में 3 आ गए, मतलब टोटली एक तरीके से अपने 9 पेपर हो गए। ठीक है बच्चों, खुश? खुश। ओके ठीक है, गुड नाइट बच्चों। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। थैंक यू सर, बाय सर। ओके बाय।